गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, जिस पथ पर आप चल चुके हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। किसी भी एक चीज पर फोकस रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 1 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फ्रांस का बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा वी सेंथिल कुमार जी के द्वारा हाल ही में जीता गया एक टाइटल जिसका नाम है बैच ओपन स्क्वैश, जो कि फ्रांस का एक टाइटल है। ये जीता गया वी सेंथिल कुमार के द्वारा इस टाइटल को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। राष्ट्रीय पुरुष स्क्वैश चैंपियन वेलवॉन सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविले सिमानिको को हराकर बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश जीता। यह अमेरिका स्थित भारतीय वेलावन सेंथिल कुमार का 8वां पीएसए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन का खिताब था। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वी सेंथिल कुमार एक इंडियन प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में डेफीट किया किसको? तो मेलविले सिमेंसियो को। और इसी के दौरान ये बने हैं जीतने वाले फ्रांस फ्रांस के बैच ओपन चैलेंजर्स स्क्वैश को जीतने वाले हमारे इंडियन बने हैं वी सेंथिल कुमार जी। इसी के दौरान बैच ओपन का आयोजन विश्व स्क्वैश गवर्निंग बॉडी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा मेजबान फ्रेंच स्क्वैश फेडरेशन के सहयोग से 24 से 28 अप्रैल 2024 तक जेउड दे पाम पेरिस फ्रांस में किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सेन वॉटसन। सेन वॉटसन जी की हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च की गई। उस ऑटोबायोग्राफी का द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन जी की ऑटोबायोग्राफी है, इनकी बुक है जिनको लॉन्च किया गया हाल ही में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कोशिश करो और तब तक दोबारा कोशिश करो जब तक आप सफल ना हो जाओ। यह कहावत पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सेन वॉटसन और उनकी हाल ही में लॉन्च हुई किताब द विनर्स माइंडसेट पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो जीवन के सबसे बुरे दौर में भी सफलता कैसे हासिल की जाए इसके बारे में बात करती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि कोशिश करो और तब तक दोबारा कोशिश करो जब तक आप सफल ना हो जाओ। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सेन वॉटसन जी के द्वारा ये बात कही गई। और इसी के दौरान इनकी एक किताब हाल ही में लॉन्च हुई। उस किताब का नाम है द विनर्स माइंडसेट। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि पुस्तक के अनुसार विजेता की मानसिकता रखने का अर्थ है कि खुद पर विश्वास करना, लक्ष्य निर्धारित करना और कभी भी हार ना मानना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सकारात्मक दृढ़ निश्चय और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करके आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे और ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो सेन वॉटसन जी के द्वारा लिखी गई द विनर माइंडसेट है। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चर्चित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। कथक से संबंधित रखते हैं पंडित लच्छू महाराज जी का अवार्ड, जो हाल ही तक का कथक से संबंधित रखता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक समारोह में दिया जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद रखनी होगी कि किस तरीके से प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी जी को और सायरा बानो जी को एक साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन से पुरस्कार है? तो पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे। यह निर्णय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह ने की। प्रसिद्ध कथक गायक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार
2014 के बाद नहीं दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर कि लच्छू महाराज से क्या संबंधित रखते हैं ये। तो लच्छू महाराज जी जिनका जन्म 1907 में लखनऊ में बैजनाथ प्रसाद के रूप में हुआ था और एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यक और कोरियोग्राफर थे, जबकि इनकी मृत्यु 1978 में इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे क्योंकि लच्छू महाराज से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके की पार्ट। तो ये पॉइंट्स को मैं आपको कवर करूंगा कि किस तरीके से इनका जन्म साल 1907 में हुआ और अपने लाइफ में इन्होंने बहुत सारे योगदान दी और अपने नाम को बहुत सारे कमाए हैं। तो जानते हैं इसी के साथ इनके और भी फैक्ट्स कि लच्छू महाराज जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कथक केंद्र के संस्थापक और निर्देशक भी थे। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि लच्छू महाराज जी किस डांस से बिलोंग रखते थे, क्लासिकल डांस। तो राइट आंसर होगा कथक डांस से ये बिलोंग रखते थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक कथक केंद्र के संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। साल 1957 की बात है जब उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको, और भारत सरकार कथक को 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता भी देती है। अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली जैसे कि भारतनाट्यम जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, उड़ीसा की ओडिसी डांस, मणिपुर की मणिपुरी, असम की क्षत्रिया और कुचिपुड़ी और केरल की मोहिनी अट्टम, ये सारे 8 क्लासिकल डांस है। और इसी के दौरान आपको ये पॉइंट्स याद रखने हो कि लच्छू महाराज जी की एक डांस है जो कथक डांस से बिलोंग रखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। लेकिन आपको सारे फैक्टर्स याद रखने हो कि IREDA, नेशनल फर्टिलाइजर्स और HUDCO को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के शेयर BSE पर 12% से अधिक बढ़कर 192 रुपए पर पहुंच गए हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, जबकि नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि किस तरीके से PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसी के दौरान ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वो सारी कंपनियां जो नवरत्न कंपनी होती है वो बिना गवर्नमेंट की मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, और यही इसमें फायदा है नवरत्न कंपनी का होने का। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर कि हाल ही में IREDA एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संरक्षण के नए और नवीनीकरण स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा भी देता है। विकसित करने और विस्तारित करने में ये सारे चीज लगे हुए हैं। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हो कि नवरत्न बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो नवरत्न बनने के लिए कंपनी को पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और इसके अलावा उनके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों का होना भी जरूरी है। इसके अलावा कंपनी का नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, PBDIT जैसे कई मानकों में 100 में से 60 अंक हासिल करना जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए ये सारे फैक्टर्स को आपको कवर कर कर चलना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अपग्रेडेबल एटीएम जो हमारे भारत में लगाए जाएगी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में नए अपग्रेड करने योग्य एटीएम का अनावरण किया, जिससे बैंकों को उभरती जरूरतों के अनुसार अपनी मशीनों को नकदी रिसाइकलिंग मशीनें में अनुकूलित करने की इजाजत भी मिलती है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये एटीएम बैंकों को लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं, जबकि जिससे संभावित रूप से भारतीय एटीएम उद्योग में क्रांति भी आ सकती है। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ये अपग्रेड करने योग्य एक एटीएम बैंकों को व्यावसायिक जरूरतों और बाजार की स्थितियों के आधार पर अपने निवेश की रक्षा करने और नकदी जमा सुविधाओं सहित सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हो कि हाल ही में हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा अनवील किया गया एक नया अपग्रेडेबल एटीएम जो हमारे भारत में स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा युगांडा। युगांडा के नए कोच के रूप में हमारे भारतीय अभय शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच के रूप में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने अभय शर्मा को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जबकि क्रिकेट के आगामी टी20 विश्व कप की शुरुआत की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम को यह दर्शाता है। 2003 में एक खिलाड़ी के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से भारतीय घरेलू सर्किट में एक अनुभवी कोच अभय पहले भारत की वरिष्ठ पुरुष और महिला टीम के साथ-साथ भारत ए और भारत अंडर 19 पुरुष टीमों के लिए क्षेत्र रक्षण कोच रह चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हाल ही में युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हमारे भारतीय अभय शर्मा को एज अ हेड कोच के रूप में फॉर द मेंस नेशनल टीम के रूप में वो वर्क करेंगे, अपना योगदान देंगे। और इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हो कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में इस युगांडा कंट्री के प्लेयर्स को देखने को मिल सकते हैं, खेलने को देखने को ये मिल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा ईरान। ईरान से संबंधित रखता है कामिकाजे ड्रोन, जो कि पूरी तरीके से किस चीज पर वर्क करेगी? तो एक डिफेंस सेक्टर पर ये वर्क करने वाली है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है जो रूस के लैसेट ड्रोनों जैसा दिखता है। कामिकेज का अर्थ है कि आत्महत्या। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया, ये लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं। लैंसेट की तरह ईरानी ड्रोन ने 30 से 60 मिनट की उड़ान अवधि का दावा करता है और 40 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हुए 3 से 6 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और एक अंतर्निर्मित वारहेड से सुसज्जित यह घात लगाकर किए जाने वाले युद्ध के लिए अनुकूलित भी हो सकती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हाल ही में ईरान कंट्री के द्वारा कामिकाजे ड्रोन को लाया गया, जो पूरी तरीके से वर्क करेगी एज अ डिफेंस सेक्टर के माध्यम से, ताकि डिफेंस को और भी बढ़ावा दिया जा सके। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 में हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने जीती है? तो राइट आंसर होगा ज्योति वेनाम। ज्योति वेनाम जी ने हाल ही में एक हैट्रिक जीती है, वो भी गोल्ड मेडल्स के क्षेत्र में। इन्होंने विमेंस के कैटेगरी में, मिक्स टीम इवेंट के कैटेगरी में संघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 के लिए हैट्रिक जीते हैं, वो भी गोल्ड मेडल में। तो उनका नाम क्या है? ज्योति वेनम जी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संघाई में 18वें तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारतीय दल ने 5 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। और बोम देवड़ा, तरुण दीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय तकड़ी ने मौजूद ओलंपिक चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया को हराकर रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में 5वां स्थान हासिल किया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये याद रखने हो कि मेडल टैली से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और साथ साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हो कि हाल ही में संघाई, जो कि चाइना में लोकेटेड है, इसकी कौन सी एडिशन चल रही थी? तो 18th एडिशन चल रही थी आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 की। कहां पे? तो संघाई में। और इसी संघाई में हमारे भारतीय टीम के द्वारा टोटल 8 मेडल को कलेक्ट किया गया, जिसमें 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इसी के साथ पूरे टोटल मेडल टैली में इंडिया टॉप पे बना रहा और इसी के साथ 8 मेडलों के साथ हमारा भारत प्रथम स्थान पर बनाए रहा। भारतीय पुरुष रिकवर टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर पहली बार तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। और स्वर्ण पदक ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकवर टीम स्पर्धा में 14 साल के स्वर्ण पदक के सूखे को समाप्त भी कर दिए। इसी के दौरान एशियाई खेलों की चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी आंध्र प्रदेश की ज्योति सुरेखा वेनम ने कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक की हैट्रिक जीती। उन्होंने व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। और इसी के साथ मैं कुछ और भी पॉइंट्स को कवर करता हूं कि विश्व तीरंदाजी द्वारा तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 का आयोजन 23 से 28 अप्रैल 2024 तक संघाई में किया गया था। और इसी के दौरान 2024 में विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित होने वाले 4 विश्व कप आयोजन में से ये पहला है। अगली प्रतियोगिता 21 से 26 मई की याचुना दक्षिण कोरिया में की जाएगी और 18 से 23 जून को अंताल्या तुर्की और फाइनल 19 से 20 अक्टूबर को
तलास्काला जो कि मेक्सिको में लोकेटेड है, यहाँ पे आयोजित की जाएगी। विश्व तीरंदाजी की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1931 में दुनिया भर में तीरंदाजी के खेल को बढ़ावा देना और विकसित करने के लिए ये की गई थी, जबकि विश्व तीरंदाजी स्विट्जरलैंड की ओलंपिक राजधानी लाजेन में ये स्थित है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि वर्ल्ड आर्चरी की स्थापना दिवस कब है? तो साल 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 30 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की बीमा मंथन हैदराबाद में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा दिया गया? तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा युवराज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अडानी समूह को कौन सा बंदरगाह भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो केरला का विजिंजम पोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय और रूसी कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन मिला है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समलैंगिक संबंधों का अपराध मानने वाला कानून इराक के द्वारा पारित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यूएनसीटैड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सेवा क्षेत्र के निर्यात में वैश्विक स्तर पर 7 पोजीशंस प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा इटली की अध्यक्षता में G7 का समिट को आयोजन किया गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ गवर्नर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 152, ऑप्शन बी आर्टिकल 153, ऑप्शन सी आर्टिकल 154 या ऑप्शन डी आर्टिकल 156। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।